ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शास्त्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1751 में एक लेखक से 1772 तक बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर तक पहुंचने के बाद उन्होंने भारत फारसी संस्कृति के प्रति गहरी सराहना विकसित की। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स ने नाथनियल हैलहेड जैसे विद्वानों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने 1776 में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज लिखा था, और चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने 1779 में एक संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। फ्रांसिस ग्लैडविन ने इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्परर अकबर को लिखा 1783 में। 1781 हेस्टिंग्स ने एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध का जवाब देते हुए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य मुस्लिम सज्जनों के बेटों को पारंपरिक रूप से हिंदुओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार करना था। पाठ्यक्रम में प्राकृतिक दर्शन, कुरान, धर्मशास्त्र, कानून, ज्योमेट्री, अंकगणित, तर्क और व्याकरण शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति विलियम जोन्स 1774 में कलकत्ता में एक न्यायाधीश के रूप में भारत आए। पहले से ही एक निपुण फारसी विद्वान, उनके प्रयासों का उद्देश्य बंगाल में विद्वानों के प्रयासों को व्यवस्थित करना था। जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो एशिया के इतिहास, पुरावशेषों, कला, विज्ञान और साहित्य की खोज के लिए समर्पित थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने भारत में प्राचीन शिक्षा के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने एशियाटिक रिसर्च पत्रिका के माध्यम से विद्वानों के योगदान को बढ़ावा देते हुए दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों की खोज की, संपादित किया और प्रकाशित किया। विलियम जोन्स, प्राच्य शिक्षा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ने संस्कृत सीखने के लिए एक गहरी रुचि विकसित की। वह हर साल 3 महीने नादिया में बिताते थे, जो बंगाल में संस्कृत सीखने का एक प्रमुख केंद्र था, जिसे अक्सर प्रांत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। अपने प्रवास के दौरान जोन्स ने ब्राह्मणों के साथ धारा प्रवाह संस्कृत में बातचीत की। 1792 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इसका उद्देश्य हिंदुओं के कानूनों, साहित्य और धर्म ग्रंथों को संरक्षित और विकसित करना था। कलकत्ता मदरसा की तरह इस कॉलेज के छात्रों को भी मुफ्त शिक्षा और वजीफा मिलता था। 1800 में गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। पाठ्यक्रमों में संस्कृत और फारसी सहित प्राच्य शिक्षा को शामिल किया गया था। इन विषयों को पढ़ाने के लिए पंडितों या प्राच्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता था। इन अधिकारियों द्वारा शास्त्रीय शिक्षा का संरक्षण भारत में शिक्षा के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के समग्र दृष्टिकोण का संकेत नहीं था। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज व्यक्तिगत पहल थे, जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना और समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना था। फोर्ट विलियम के पाठ्यक्रमों में ओरिएंटल शिक्षा को शामिल करना एक प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में देखा गया था। शास्त्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कुछ अधिकारियों के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के सामान्य रवैये के विपरीत थे। कई कर्मचारी, अक्सर प्रभावशाली पृष्ठभूमि के किशोर, कंपनी के कम वेतन के कारण मुख्य रूप से पैसा कमाने और अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में चिंतित थे। उनका सेवानिवृत्ति पर आनंद लेने के लिए धन संचय करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित था। चार्ल्स ग्रांट, एक उल्लेखनीय व्यक्ति जो भारत में करियर समाप्त होने के बाद इंग्लैंड में सफलतापूर्वक रिटायर्ड हुए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण जाना जाता है। मैकाले से लगभग 4 दशक पहले ग्रांट ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए तर्क दिया था। एक मिशनरी के विपरीत, उन्होंने भारतीयों को धर्मांतरित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने भारत में ईसाई धर्म को पेश करने के साधन के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की क्षमता देखी।
1767 में भारत पहुंचकर ग्रांट ने धन अर्जित किया और 1786 तक व्यस्त जीवन व्यतीत किया। आमतौर पर उस समय हर समाज और उसके विचारों पे प्रभाव रिलीजन का था। चार्ल्स क्रिश्चियन सोसाइटी में पले बढ़े हुए थे। उनकी युवा निगाहें भारतीय समाज को समझने का प्रयास कर रही थी। जैसे कि उसने देखा लोग वृक्ष की पूजा कर रहे थे, लोग पत्थरों की पूजा कर रहे थे, जो उसके क्रिश्चियन विचार से उलट था। इसलिए उसने उसे अंधविश्वास का नाम देना पसंद किया और अनेक सामाजिक बुराई जो हर समाज में होती हैं, उन सब का जिम्मेवार उसने भारतीय धर्मों को ठहराया। लेकिन उसके लिए इस देश का अद्भुत कल्चर का सम्मोहन बहुत लुभावना था। वो इसको संरक्षित करना चाहता था, लेकिन सामाजिक बुराई के बिना। ग्रांट का मानना था कि ईसाई धर्म के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि इस विचार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर किंग जॉर्ज से, जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चिंताओं के कारण इसका समर्थन करने में अनिच्छुक थे। विल्बरफोर्स की सलाह पर ग्रांट ने एक पेपर तैयार करने की दिशा में अपने प्रयासों को पुनर्निर्देशित किया, जो ईसाई धर्म के प्रचार के बजाय ईसाई धर्म के ज्ञान के प्रसार पर केंद्रित था, जो कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ दिया जाता। ग्रांट के निबंध, जिसका शीर्षक था ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 1792 में आलोचना की गई सती, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपसी अविश्वास सहित हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज। ग्रांट ने इन मुद्दों के प्रति उदासीनता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया और तर्क दिया कि हिंदू मान्यताओं की रक्षा करना कंपनी का दायित्व नहीं है, जिसे उन्होंने तर्क, नैतिकता और धर्म के विपरीत माना। ग्रांट ने मौजूदा धर्मों का सफाया करने के लिए ईसाई धर्म को एक उपचार सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया और वकालत की अंग्रेजी में यूरोपीय विज्ञान और साहित्य का प्रसार करने की। उनका मानना था कि इससे भारतीयों के लिए नए विचार खुलेंगे और उनके समाज में कथित अज्ञानता और त्रुटियों का इलाज होगा। ग्रांट ने बंगाल में भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच संपर्क के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के पक्ष में उसने तर्क दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी यूरोपीय ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगी, जबकि अंग्रेजी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना कम प्रभावी और समय लेने वाला होगा। ग्रांट ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को रखने का सुझाव दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इससे भारतीयों को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चार्ल्स ग्रांट की टिप्पणियां उनके समय के दौरान इंग्लैंड में दो परिवर्तनकारी ताकतें यानी औद्योगिक क्रांति और इवेंजेलिकल मूवमेंट से गहराई से प्रभावित थीं। पुश्तैनी जमींदार नेतृत्व के विपरीत शक्ति और अधिकार वाले व्यक्तियों का एक नया वर्ग बना। पुराना उच्चवंश वर्ग अपनी पुश्तैनी विरासतों पे निर्भर था और अक्सर शानो शौकत वाली जीवन शैली प्रदर्शित करता था। नया वर्ग व्यक्तिगत प्रयास, अपनी कड़ी मेहनत और सादा जीवन जीने के माध्यम से उभरा, जो सामाजिक मूल्यों में बदलाव को दर्शाता है। इवेंजेलिकल आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी के दौरान प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी धर्म के भीतर उभरा, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन में। इवेंजेलिकल ने बताया कि गॉड पे विश्वास हर व्यक्ति का खुद का एक निजी अनुभव पे निर्धारित होता है, जिसे अक्सर रूपांतरण या फिर से जन्म लेना कहा जाता है। ईश्वर के साथ निजी व्यक्तिगत संबंध पर इस जोर ने उन्हें पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से अलग कर दिया। इवेंजेलिकल ने बाइबिल को क्रिश्चियन सिद्धांत के केंद्रीय और आधिकारिक स्रोत के रूप में बरकरार रखा। इवेंजेलिकल विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय थे, जो दास व्यापार के उन्मूलन, जेल सुधार, गरीबों के लिए शिक्षा और संयम जैसे मुद्दों की वकालत करते थे।
उनके विश्वास ने उन्हें सामाजिक समस्याओं से जुड़ने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। इवेंजेलिकल मिशनरी कार्यों के उत्साही समर्थक थे, जो विश्व स्तर पर ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। इन दोनों की मदद से वहां का मिडिल क्लास तबका और लेबर तबका उद्योग में अपना योगदान दे पाया और एक नई क्लास उभर पाई। इवेंजेलिकल आदर्शों से प्रभावित उच्च वर्गों में ज़ाचरी मैकाले, विल्बर फोर्स, हेनरी थॉर्नटन और जेम्स स्टीफन जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल थे। अक्सर क्लैफाम संप्रदाय से जुड़े इन व्यक्तियों की विशेषता सामाजिक रूढ़िवाद के प्रति प्रतिबद्धता और शिष्टाचार में सुधार और धार्मिकता को बढ़ावा देने का दृढ़ संकल्प था। इंजील मूल्यों से प्रभावित चार्ल्स ग्रांट ने भारत में सामाजिक चुनौतियों को देखा और अपनी समझ से माना कि ईसाई धर्म सकारात्मक बदलाव ला सकता है, या फिर ये एक अवसर मात्र की तलाश हो रही थी जो भारत की सोसाइटी को सुधारने के आड़ में क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचार प्रसार के रास्ते को आसान बनाया जाए, इसकी मांग चार्ल्स द्वारा की जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के दौरान इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या शिक्षा नीति में भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने भारतीयों को धर्मांतरित करने के उद्देश्य से मिशनरियों और स्कूल मास्टरों को भेजने का तर्क दिया, जिसे कंपनी के व्यापारिक हितों के लिए हानिकारक माना गया। पिट्स इंडिया 1784 में उपस्थित हेनरी डंडास के सचिव विलियम कैबेल ने शासक और शासित को एक साथ लाने और झूठी मान्यताओं और उचित निर्देश की कमी से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में एक आम भाषा और यूरोपीय शिक्षा के राजनीतिक लाभों पर प्रकाश डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुभवी व्यक्तियों ने धार्मिक उद्देश्यों और आर्थिक हितों के बीच टकराव पर जोर देते हुए चिंता व्यक्त की कि मिशनरी गतिविधियों से भारत में राजनीतिक अशांति हो सकती है। भारतीयों के धर्मांतरण के लिए मिशनरियों और स्कूल मास्टरों को भारत भेजने के उद्देश्य से उल्लिखित विधेयक को विरोध और निंदा का सामना करना पड़ा। संसद में संपर्क रखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुभवी व्यक्तियों ने विधेयक को हराने के लिए चाल चली। चार्ल्स ग्रांट ने इस योजना के माध्यम से भारत में पश्चिमी शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर खो दिया।